जम्मू कश्मीर में फ्लड, बारिश के बाद 26 अगस्त 2025 के बाद बाढ़ आई। बाढ़ के नतीजे में केंद्र सरकार ने एक राहत कार्य भी शुरू किया। 80,000 करोड़ के पैकेज की बात भी हुई और उसके साथ में वो तस्वीरें भी वायरल हुई, जिन तस्वीरों में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नहीं बल्कि गाड़ियों के साथ नजर आए, गाड़ियों के काफिले के साथ नजर आए। उसके बाद कटाक्ष करना शुरू किया घाटी के नेताओं ने। यह के बाद दीगरे सबने कहना शुरू कर दिया कि क्या मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था बाढ़ के बारे में या नेता प्रतिपक्ष को। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा है। सुनील जी, मुझे ये बताइएगा कि अब ये बात ऑलमोस्ट सभी के जुबानों पर है कि शेडो सीएम है आप। वो इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एक तरफ वो थे, एक तरफ आप थे, मुख्यमंत्री कहीं नजर ही नहीं आए और बाढ़ की जानकारी आप देते नजर आए, मुख्यमंत्री नदारद थे। क्या कारण है? क्या ये वाकई सच है कि आप शेडो सीएम हैं? जुनैद साहब, मैं पहले इस बात को स्पष्ट करता हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं एमएलए के साथ साथ एलओपी की। न ही मुझे शौक है सीएम बनने का और न ही मेरे दिमाग में ये फतूर है कि मैं कोई शेडो सीएम। जहां तक आपने प्रश्न पूछा आदरणीय गृह मंत्री जी का, इसमें कोई शक नहीं। मैंने गृह मंत्री जी को सारी सूचित किया मैंने और इवन उसके बाद आपने मुलाकात भी की। हाँ, वो मुलाकात उमर अब्दुल्ला की नहीं हो पाई, आपकी हुई 1-on-1। नहीं, वो चाहते उनकी भी होती, उन्होंने चाहा ही नहीं। मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। एक, उमर अब्दुल्ला साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं जम्मू में क्या होता है। बाढ़ आए, तूफान आए, फ्लैश फ्लड आए, कुछ भी हो, कोई नहीं। एक आईवाश किया उन्होंने, खड़े हुए दो जगह और उन्होंने बता दिया जम्मू में कि भाई मैं सीएम यहां पे दौरा करके आ रहा हूं। जहां तक आप बात करते हैं गृह मंत्री जी के विजिट की, क्या चीफ मिनिस्टर साहब का फर्ज नहीं बनता था उस साथ रह के उन्हें अप्राइज कराए या उन्हें अकेले मिलके अप्राइज कराए? नहीं, आपने मौका ही नहीं दिया। नहीं, कोई रुकावट थी नहीं। मैं ये कहता हूं कि उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, उन्होंने गुजारिश भी नहीं की मुख्य गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की? वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इस बीच में नहीं हूं। बट चूंकि जम्मू कश्मीर को इस वक्त जो एक आपदा है और विशेषकर जम्मू प्रांत में जिस प्रकार के हालात बने हुए थे, मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैंने गृह मंत्री जी को वस्तु स्थिति बतानी थी, फैक्चुअल पोजीशन बतानी थी। वो मैंने बताई, लेकिन आधिकारिक रूप से ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर साहब ने बतानी चाहिए थी। अब उन्होंने बताई नहीं बताई, उन्हें समय लिया नहीं लिया, मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू भी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। इतना लॉस, इतने डैमेजेस जम्मू के हुए, सरकार विजिबल ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं। सरकार विपक्ष का रोल निभाती है, आती है, माइक थमाते हैं, पावर नहीं है, चले जाते हैं, हमारे पास पावर नहीं है। भाई, आपके पास विभाग आपके अधीन है, आपके अंडर ऑफिसर्स हैं, आपके पास फंडिंग है, आपके पास बजट है, जो बाकी सारे काम करने के लिए आपको पास पावर है, लेकिन यहां पे आपको क्यों नहीं है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। जो काम मिनिस्टर को करना चाहिए था, अपना सारा विभाग लेके, अपना सारा तंत्र लेके ग्राउंड पे एक विजिबिलिटी होनी चाहिए थी, रेस्टोरेशन रोड्स की होनी चाहिए थी, हॉस्पिटल्स में दिखने चाहिए थे, बिजली पानी को रेस्टोर करने के लिए दिखने चाहिए थे। यहाँ मतलब त्राही त्राही मचा हुआ था जम्मू में, कोई दिख ही नहीं रहा। शीतली प्लांट अभी फंक्शनल नहीं। पर वो आरोप लगाते हैं, कहते हैं आप काम नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं कि सारी सरकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं, हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं ये कोई अड़ंगा डालते हैं। फिर वो क्या कर रहे हैं मुझे बताइए ना, क्या कर रहे हैं वो? कौन सी फिर सरकार, किस वो कह रहे हैं ना, आपने ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स उन्होंने भेजे, आप दस्तखत नहीं करते। वो आप इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सरकार असल में जो है सुनील शर्मा ही चला रहे हैं, ये उन्हीं की पार्टी चला रही है, हमने केवल शपथ लिया है, शपथ लेने के बाद हम लोग केवल अपने दफ्तरों में बैठे हैं, फंक्शनल हैं, लेकिन हमारे हाथों में है कुछ नहीं। जुनैद साहब, सबसे वेल इन्फॉर्म्ड आप होते हैं, मुझे बताओ, टीओबीआर की आप बात कर रहे, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो अपने आप में टीओबीआर है।
ठीक। आपको आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उससे आगे आप चाहते हैं, लिमिट को क्रॉस करना चाहते हैं, नया टीओबीआर, भाई विद इन द एम्बिट ऑफ, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही आप तो दीजिए दस्तखत करके इनको टीओबीआर आप देते ही। मुझे लगता है उससे बाहर मांग रहे होंगे, तो कैसे दस्तखत देंगे एलजी साहब। अब जो दायरे इख्तियार में इनके है वो तो है ही। अब वो कहेंगे कि नहीं हमने ही सब कुछ करना है, जो यूटी के रूल्स हैं। एक दिक्कत पता कहाँ आ रही है, उमर अब्दुल्ला साहब प्रिंस हैं, वो आम व्यक्ति नहीं है, शहजादा है, शेख अब्दुल्ला के खानदान का शहजादा है, उसे बर्दाश्त ही नहीं होता ये यूटी है। मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं, मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं मीन्स कि भाई स्टेटहुड होना चाहिए, मीन्स कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जितने भी रूल्स हैं वो तोड़ दीजिए, क्योंकि शहजादा चीफ मिनिस्टर बना है। अगर आम व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बना होता, वो सुबह से शाम तक काम करता, लोगों की सुनवाई करता, लोगों के लिए काम करता। शहजादे को फुर्सत नहीं है, इंग्लैंड, खान मार्केट, वो सुबह उठ के जॉगिंग, साइकिलिंग, स्कीइंग, पता नहीं क्या, तो उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। जुनेद साहब आप मानिए इस बात को, कोई टीओबार भी और की उसकी आवश्यकता नहीं है, कोई उसको दूसरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक प्रिंस की तरह रहना चाहता है और उसे ये फील हो रहा है कि शेख अब्दुल्ला का पोता है, फारूक अब्दुल्ला साहब का पर्जन, उमर अब्दुल्ला प्रिंस है, और ये लाइंस इस यूटी की क्यों है। पर आरोप ये लगता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ लीडर से बात करते हैं, वो आरोप ये लगाते हैं कि आपने पहले कोशिश की कि आप चुनाव में गड़बड़ करके चुनाव जीत सके, आप चुनाव में बड़ा नंबर उतना फिगर ला नहीं सके, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने वोट दिया, सरकार उनकी बन गई। अब वो ये कहते हैं कि आपकी सारी कोशिशें इस बात पर हैं कि आप इस चुनी हुई सरकार को किसी तरीके से फेल करें, लोगों के बीच में इनका विश्वास खत्म करें, और इनके एमएलए जब परेशान होंगे वो पार्टी छोड़कर ऑपरेशन कमल हो जाएगा, तो आप जो है फिर उसके बाद सरकार बनाएंगे। वो ये आरोप लगाते कहते इसीलिए आप वो चीफ इंजीनियर का एक प्रपोजल बनाते इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल वाले का, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता चलता, वो कहते जी मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा, जो रिटायर हो गया वो रिटायर हो गया, एक्सटेंशन हमारे यहां कोई नहीं मिलेगा। कहते आप तंग करते हैं, उनको काम नहीं करने देते। उप मुख्यमंत्री ने तो बाज़ाब्ता बयान दिया, उन्होंने कहा जी आप गुजरनगर पहुंच गए, आपके एक नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना कहते जी वो सीटियां मार रहे थे लोगों को वहां पर। तो ये आरोप सारे आप पर लगते हैं। जुनेद साहब आपके बहुत ही तीखे सवाल होते हैं, लेकिन चूंकि लाइव है जवाब तो देना ही पड़ेगा। पहली बात, मैं इस बात को खंडन करता हूं कि हमने कोई गड़बड़ की हो। आप देख लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ करना था, फिर 240 पे आंकड़ा नहीं रुकता, फिर 303 से ऊपर चला जाता। नहीं, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। बीजेपी तो पूरे देश में ही है ना, हम वहां पे भी कर सकते थे अगर जम्मू कश्मीर में करना होता। एक जगह पे भी कहीं देखे कि जहां पे हमने गड़बड़ की हो, हम जम्मू में ही कर सकते थे, फिर चलो कश्मीर उन्हीं को देते। तो ये बेबुनियाद, बेसलेस और जिसे हम कहते हैं फेक आरोप लगाना, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। जहां तक बात कर रहे हैं आपकी, हम उनको काम नहीं करने देते हैं। ये भविष्यवाणी कितनी सच निकलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जिस यूनियन टेरिटरी के इस दायरे में काम नहीं करना चाहते हैं, और ये अपने उन एमएलएज को खुश नहीं कर पाते हैं जिनको आप कर रहे हैं खुश, जिनको इन्होंने कहा था मैं मिनिस्ट्रियल। क्या ये सच है कि आप उनको खुश कर रहे हैं? कई तो ये भी कहते हैं कि वो आपके पास चले आते हैं, उनको डीसी चाहिए होता है, एसपी अपने जिले का चाहिए होता है, वो आपके पास आ जाते हैं। मेरी भविष्यवाणी आपने सुनी नहीं पूरी। ये घर टूटना ही टूटना है। अच्छा, लेकिन पहले से ही ये तैयार कर रहे हैं इस माहौल को कि भाई ये बीजेपी ने तोड़ा, ये हमने तोड़ा। ये बिल्कुल मान चुके हैं कि ये घर ताश के पत्तों की तरह गिरेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, अगस्त तक इनने, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अगस्त तक इनने कहा था हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदलेंगे, तो 25 लोगों ने पेंट कोट टाई सिला रखी थी। फिर दिसंबर में कहा, अब दिसंबर का कह रहे हैं, दिसंबर तक फिर निकालेंगे। अगर दिसंबर में भी नहीं मिला तो कोई बहाना नहीं है, क्योंकि लेट हो रहा है। जो निजाम इन्होंने देखा है, जो सरकारें इन्होंने चलाई है, ये बादशाह होते थे, इनके मिनिस्टर्स बादशाह होते थे, वो बादशाह खत्म हुई है। और वो जो एमएलए इनको तंग कर रहे हैं, इनका जो घर एक डिस्टर्बेंस में गुजर क्या ये सच है कि जो उनको तंग कर रहे हैं वो आपके संपर्क में है? नहीं, हम संपर्क की आवश्यकता ही नहीं सर, हमने करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन ये मैं जरूर बताऊंगा, ये घर ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा। उमर अब्दुल्ला साहब उससे परेशान है। वो असेंबली में इनके पास असेंबली में लोगों ने देखी वो तस्वीरें
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एमएलए उधर से उठ के आपके पास आ जाते थे, और ये भी बाद में तस्वीरें देखी कि एलओपी के तौर पर आपके कमरे में उनका अच्छा खासा उनके एमएलए का मेला लगा रहता है। और ये भी सुनने में आता है कि श्रीनगर जब आप जाते हैं तो मैं तो नाम भी ले सकता हूं कई एक एमएलए का जो आपके सीधे संपर्क में भी रहते हैं और जिनको लेकर ये आरोप भी लगता है कि जी आपसे मिलने आते हैं शाम के बाद 8 बजे के बाद कि जनाब फलां डीसी का है, फलां एसपी का काम है। ये सच है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? जुनेद साहब, आप बड़ी रिसर्च करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरी अच्छी दोस्ती है, क्रॉस पार्टी लाइन मेरी दोस्ती है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें मैं पार्टी नहीं देखता हूं, लेकिन चुनाव से पहले जब 5-7 साल में इंचार्ज कश्मीर में भी था, शायद ही किसी पार्टी का कोई नेता हो जिसके साथ मेरी दोस्ती नहीं। बहुत कम ऐसे होंगे जहां पे नहीं है, तो उस दोस्ती के नाते मिलते हैं, वो हम बैठते हैं। लेकिन जो आप इंडिकेट कर रहे हैं ना कि भाई हम उस नाते कोई सरकार गिराना चाहते हैं, दोस्ती के नाते नहीं। आपने बड़े घर तोड़े जी, आपने किसका घर छोड़ा? आप कर्नाटका से शुरू हुए, गोवा गए, गोवा से शुरू हुए, राजस्थान गए, आपने किसी का घर नहीं छोड़ा। ये तो छोटा सा घर है, कोई 42 एमएलए का घर है, उसमें भी कोई 14-15 तो वैसे ही दुखी हैं, 6 उनके इंडिपेंडेंट हैं, और उसके बाद एक हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन पेंडिंग है। वो जिन पहाड़ियों को आपने रिजर्वेशन दिया हुआ है, वो भी कोई जो एसटी के कोटे में बने हैं, अगर वहां कोई फैसला हो गया तो उनके लिए भी मुसीबत आ सकती है, इसीलिए वो बेचारे परेशान हैं। हम बहुत कोई उत्सुक नहीं है सरकार बनाने के, सच्चाई ये है। और बन जाए खुद ही तो फिर क्या है? उसमें फिर हम रोके क्यों? जब खुद ही बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हम बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है। आप पता नहीं क्या उगलवा देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सरकार बनाने की, लेकिन उनको भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सरकार चलाने की, वो भी खुद नहीं चला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये बाढ़ को लेकर जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आए, उसके बाद एक आरोप लगा, बड़ी वीडियोस वायरल हुई, कहा गया जी 80 करोड़ का पैकेज आया था, वो सिर्फ घाटी के लिए आया था। सच है? ये झूठ है। 80 करोड़ का पैकेज, तब मैं भी मंत्री था और मुझे याद है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, शायद 6 नवंबर डेट थी 2015 को, जब आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे। 2 पब्लिक रिलीज हुई थी, एक स्टेडियम में हुई थी कश्मीर में, दूसरी हुई थी रामबन में। ठीक, रामबन में बागलिहार को भी कमीशन किया था। उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। वो अलग अलग सेक्टर्स में था, ब्रेकअप था उसमें कोई नहीं था कि ये पैकेज इसके लिए, बाढ़ के लिए। उसमें आपने वेस्ट पाकिस्तान वालों को भी उनका हिस्सा दे दिया। एनडीपी अलग था, पावर सेक्टर के लिए अलग था, पावर प्रोजेक्ट्स का भी पैसा था, टूरिज्म का पैसा था। जो मेरी नॉलेज में है पैकेज, वो 1770 करोड़ रुपए का था, और वो बांटा भी गया था। जहां तक बात आती है जम्मू विभाग की, इस वक्त जो ज्यादा लॉस है, यहाँ पे सरकारी ढांचा ध्वस्त हुआ है, यहाँ पे व्यक्तिगत लॉसेस बहुत हैं, मतलब इंडिविजुअल हाउसेज डैमेज हुए हैं, स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, लाइव स्टॉक तबाह हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड तबाह हुई है। एक हाई लेवल कमेटी जो अंडर द सुपरविजन ऑफ होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त पूरा जायजा ले रही है, पूरा जायजा। और हमारे विधायक भी उनके साथ संपर्क में हैं, प्रशासन के साथ। अब देखिए, ये जानकारी आप दे रहे हैं, ये जानकारी तो मुख्यमंत्री को देनी चाहिए। उसको ये जानकारी जब एलओपी दे रहे हैं तो तभी तो कहते हैं शेडो सीएम आप हैं। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं। हुआ क्या, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, उन्हें पूरे जम्मू का कुछ नहीं पता, कहां लॉस क्या हुआ, कहां टेंट भेजेंगे, कहां हेलीकॉप्टर भेजना है, कहां रेस्क्यू कराना है। अब मुझे बताइए, फुट्टू कोटली एक जगह है अखनूर में, 42 गुजर्स वहां पे फंस गए, वहां जब चिनाब ब्रीच हुआ। बिल्कुल, वहां पर उसके बाद वहां पे रेस्क्यू किसको करना चाहिए था? स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के इंटरवेंशन के बाद बीएसएफ का चॉपर वहां आता है और रेस्क्यू कराता है, सरकार कहीं नहीं। अब उनको टेंट्स देने हैं, हम दाएं बाएं से अरेंज करा रहे हैं, हम सरकार नहीं कर रही है। हम मेडिकल कैंप से अरेंज कर रहे हैं, खुद जा जाके। तो कहीं पे भी सरकार को इंटरेस्ट ही नहीं, जबकि उनके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं उनके पास कमी है कोई जी। जब सीएम साहब चलते हैं, उनका पूरा काफिला चलता है, उनके पास पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन वो करते नहीं है। वो ये दिखा रहे हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे स्टेटहुड दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या जरूरत थी आपको, हजरतबल में आपने रेनोवेशन कराया, जो देखने वाले नहीं, प्रसाद एक स्कीम है भारत सरकार की, उस प्रसाद स्कीम में 40 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ और 40 करोड़ रुपया था हजरतबल की रेनोवेशन के लिए। बड़ी बेहतरीन रेनोवेशन आपने कराई और लोगों ने बड़े स्टेटस डाले जिस दिन वो रेनोवेशन करने के बाद आपने उसका रस्म इफ्तिताह किया, आपने इनॉग्रेट किया उसको। फाउंडेशन स्टोन के ऊपर इतना बवाल जो है वो कटा और जबरदस्त बवाल हुआ।
क्या जरूरत थी आपको नेशनल एम्बलम को वहां लगाने की, अगर लोग कहते हैं कि नहीं जी उनकी भावनाएं आहत हुई? मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये प्रसाद स्कीम में रेनोवेशन क्या हुई है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है, एक गेस्ट हाउस बनना था दरगाह में, उस दरगाह की गेस्ट हाउस बनने के लिए शिलान्यास हुआ, फाउंडेशन डला और एक प्लेट लगी। ठीक। प्लेट लगी न लगी वो बहस का मुद्दा हो सकता है। ठीक। उस पे एम्बलम लगना न लगना बहस का मुद्दा हो सकता है। ठीक। उस पे डिबेट हो सकती है। नहीं लगेगा, नहीं लगना चाहिए, ठीक है जी। ठीक। लेकिन ये कौन इजाजत देता है, कौन सा कानून आपको लग गया तो तोड़ने की, लगने के बाद अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, इस तरीके से जूते मारो। लेकिन आपका भी कमाल है, मतलब देखिए सरकार भी क्या कर रही है, जिन्होंने इंस्टिगेट किया वो बाहर घूम रहे हैं, जो इंस्टिगेट होकर गए और जिन्होंने वो कृत्य किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती थी, इंस्टिगेटर को आप छोड़ देते हैं। देखिए, इंस्टिगेट करना मीन्स अगर नेशनल एम्बलम वहां पे है, क्या वो इंस्टिगेट करता है? क्या वो किसी धर्म को? नहीं, मैं ये कह रहा हूं इंस्टिगेटर से मेरी मुराद ये है ओके, कि जब एम्बलम लगा उसके बाद एक बयान आता है एक नेताजी का, वो ट्विटर पे सक्रिय हो जाते हैं, कहते हैं जनाब ये देखिए जनाब बड़ा जुल्म हो गया जी, क्या कहते हैं हजरत बल के अंदर ये एम्बलम लग गया। आपने उस नेताजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आपने कार्रवाई की उनके खिलाफ जो लोग वहां पर मौजूद थे। डोंट यू थिंक कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जुनैद साहब, एक इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में काम करता है और उस इकोसिस्टम को प्रायोजित करता है, स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान और भी बहुत ज्यादा कंट्रीज, बड़ी डीप स्टेट्स इसमें लगी हैं, किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक अशांति का वातावरण बना रहे और बहुत सारे नेता भी उनके हथकंडे बन जाते हैं। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से शांति 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आई है, बहुत लोगों को रास नहीं हो रही है और अक्रॉस बॉर्डर लाइंस नहीं हो रही है। वो कहीं न कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से दोबारा से अशांति पैदा हो। इंस्टिगेट करने वाले पहले तो हुर्रियत में होते थे, पहले तो जमात इस्लामी वाले होते थे, पहले अहले हदीस या वो सो कॉल्ड जितनी भी वो ऑर्गेनाइजेशंस थी, लेकिन आज कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनका बेस कश्मीर में है वो इंस्टिगेटर बने, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। और सरकार में बैठे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इंस्टिगेट कर रहे हैं और वो इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं जो कभी हुर्रियत करती थी, जो कभी जमात इस्लामी करती थी। ये तो हो गया कि आपने कहा कि ये सभी, लेकिन आपने भी लगभग आप चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी को डिसोन कर दिया, आपकी पार्टी भी खामोश हो गई मुकम्मल तौर पर, आपने कभी कंट्रोवर्सी से बचो, हमें बात नहीं करनी इस वक्त। नहीं, बात डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी की नहीं है, बात है नेशनल एम्बलम पर जिस प्रकार से अनादर हुआ उस पर तो हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते और हमने गुहार लगाई आदरणीय एलजी महोदय से कि किसी भी कीमत पे जो भी वो करने वाले लोग हैं ऐसा को कृत्य, उनको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इवन ये चेन अगर इंस्टिगेटर तक जाती है उनको भी कसो, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां तक बात आती है दरख्शां इंद्राबी जी की, दरख्शां इंद्राबी जी ने अपना पक्ष रख दिया, अब वो पक्ष लोग कितना उसको ओन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो सेकेंडरी है। लेकिन हमने जिस प्रकार से अपना भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष था वो स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी नेशनल एम्बलम का डिसरिस्पेक्ट। अब अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि आपके इलाके में जबरदस्त हंगामा है, एक जिले के कमिश्नर के साथ जो है एक आपके लेजिस्लेटर जो है भिड़ गए हैं, उनके भिड़ने के बाद जो है उनके ऊपर एक पीएसए लगा दिया गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने के बाद वो कठुआ भेज दिया गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जनाब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप लोग। मैं इस पे जुनैद साहब कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक जिसे लेजिस्लेटर कहें या साधारण मनुष्य भी कहें, किन इश्यूज पे, क्योंकि जब पीएसए लगता है तो मटेरियल डोजियर होता है, उस डोजियर में क्या बुनियाद है वो डीएम जानता है। मैं कम से कम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और ये इस वक्त इस आपदा की घड़ी में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक इश्यू नहीं है। जिन लोगों को इस पे राजनीति या राजनीति करने का शौक है वो करे, लेकिन मैं कम से कम इसमें कोई टिप्पणी, कोई उल्लेख अपना नहीं दूंगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर से जम्मू पहुंचते हैं और जम्मू से उधमपुर चले जाते हैं और निरीक्षण करते हैं कि भाई देख लूं कि सड़क का हाल क्या है। काम किसका था, काम कर कौन रहा है, समझना चाहूंगा। नहीं, अगर सरकार न करे तो आप लोगों को किसके भरोसे छोड़ोगे? आफ्टर ऑल इस यूनियन टेरिटरी का जो गार्डियन है वो तो एलजी है। तो अगर सरकार कुछ करे नहीं, आप देखिए जुनैद साहब, आप भी उसी एरिया से ताल्लुक रखते हैं जहां से हम हैं,
डोडा, किश्तवाड़, रामबन और चिनैनी का कुछ पोर्शन, 3.5 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त 2 सितंबर से अभी तक डिस्कनेक्टेड मुकम्मल तौर पर। एसेंशियल कमोडिटीज, मेडिकल एक्सचेंजेस या जो भी आप देख लीजिए, हाहाकार मची है। शुक्र करिए किश्तवाड़ डोडा को थोड़ा बहुत फीड कर दिया उसने सिंथन वाले रोड में, अदरवाइज तो वहां पे तो लोग मारने। तो क्या ये समय था आम आदमी पार्टी के नेता को ये सब कुछ करने का? खासतौर पे ये समय, खासतौर पे मैंने जैसे आपको कहा कि भलेसा की बात करूं मैं, या जिन इलाके से, जिस इलाके से वो ताल्लुक रखते हैं, उन इलाकों में भी बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई है। इस समय किस चीज की जरूरत है? देखिए, अगर हम नेता हैं, अगर हमारे पास नैतिकता है, नेता और नैतिकता में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अगर हमारे अंदर नैतिकता है, अगर हम सच में इस मानव जाति की सेवा करने आए, तो थोड़ी बहुत हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में नेता की ड्यूटी, नेता के कर्तव्य क्या होते हैं, वो हमें निभाने पड़ेंगे। और जिन लोगों को वो नैतिकता नहीं है, तो उनके लिए कुछ नहीं है। मैं कहता हूं, चोर अपने धर्म को चोरी मानता है, नहीं, चोर का चोर ही है। लेकिन जो सच्चाई है, तो सच्चाई ये है कि जब भी कोई इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी हो या किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना हो, घटना हो, वहां पे सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी किसी की बनती है, वो एक नेता की बनती है, एक पब्लिक के प्रतिनिधि की बनती है, जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है, जिसका मुझे बहुत दुख भी है, जिसका मुझे बहुत अफसोस भी है। जहां तक आपने बात कही गवर्नर महोदय की, एलजी महोदय की, अगर वो आज उधमपुर गए, अगर आज वो सांबा के रामगढ़ गए, ये ड्यूटी सरकार की थी। सरकार को वहां पे खुद जाना चाहिए था, और सिर्फ माइक या कैमरे के सामने नहीं जाना चाहिए। वो चलो हमारा रोल बन सकता है, हम चिल्ला सकते हैं माइक के सामने, सड़क पे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। वो रोल सरकार का था कि अपने पूरे तंत्र को लेके ग्राउंड पे विजिबल हो और ठीक करें सिस्टम को। वो नहीं कर रहे। अगर एलजी महोदय भी नहीं जाएं, तो फिर ये लोगों को किसके सहारे रखोगे? इसलिए बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त खड़ा करता है। एक तरफ से आप स्टेटहुड मांग रहे हो, दूसरी तरफ से आपको लोगों की कोई चिंता नहीं है, और तीसरी तरफ से आप ये भी बोल रहे हो कि एलजी कुछ ना करे। ये पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा है, कुछ मामलों में बिल्कुल साफ साफ बात कही, मगर यहां पर जाकर बात खत्म हुई कि कुछ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन अगर आने वाले कल में आपको देखने को मिले, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इनके मुताबिक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि चुनी हुई सरकार खुद जिम्मेदार होगी। यानी अपने बोझ के नीचे अगर धराशायी हो गए, तो हमारा कसूर क्या? बहुत बड़ी राजनीतिक बात है जो आज नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कही है। और बाढ़ के बीच में उन्होंने यह भी कहा कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अगर उधमपुर, सांबा सब जगह घूम रहे हैं, तो जो चुनी हुई सरकार सीटियों पर फोकस थी, वो चुनी हुई सरकार आखिरकार इन जगहों पर पहुंच क्यों नहीं रही?